Hello friends, welcome to XIS monthly current affair magazine classes from our very own current affair magazine, that is Current Express. This is our second lecture and the final lecture for February month. इसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग चीज़ों को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे. I'll let you know कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, and so that हम इसको बहुत ही क्विकली कंप्लीट कर देंगे बिकॉज अभी इस पॉइंट पे लोड लेने का कोई मतलब नहीं बनता. सो लेट्स जस्ट फिनिश इट अप वेरी क्विकली. चलो, तो हमने इन्वायरमेंट से स्टार्ट करना था, राइट? इन्वायरमेंट हमने स्टार्ट करना था, तो लेट्स गो एंड रीड. चलिए, तो देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एंड वी आर नॉट गोइंग टू डुप्लीकेट आवर एफर्ट्स. रिविजन जब करोगे तो आपके पीछे आ ही जाएगा बिकॉज आई नो एट दिस पॉइंट यू गाइज मस्ट बी डूइंग रिविजन रिगरसली. वैसे यहाँ पे है मोरांद गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट. तो देखो, इतनी सारी चीजें मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी. इट्स जस्ट गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी रीप एनी बेनिफिट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ वीडियोस. तो व्हाट विल डू, आई लेट यू नो कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है. आई हैव highlighted the things which are important. तो जब आप खुद पढ़ रहे होगे तो you will be able to know क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो देखो, यहाँ पे बस मैं आपको बता दूं, it's about an irrigation project. तो पहले पता होना चाहिए कहाँ पे है, एमपी में, ठीक है. और बोला जा रहा है कि मोरान गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट की वजह से जो सतपुरा के टाइगर हैबिटेट्स है और मेलघाट टाइगर रिजर्व है, ये डूब सकते हैं, ठीक है. यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, नदियों के बारे में. whenever we are reading any protected areas और river interlinking project जहाँ पे भी नेशनल बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेंशन हो जाए, rivers are something that UPSC loves asking questions on. तो हमें पता है PYQ पैटर्न पे चलेंगे. यहाँ मैं PYQ फोकस करती हूँ. आई एम नॉट फोकसिंग ऑन एनी मॉक ऑफ एनी कोचिंग, नॉट एनी कोचिंग, नॉट इवन XIS. व्हाट आई एम फोकसिंग राइट नाउ इज दैट PYQ, क्योंकि हमने भी जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो PYQ देखकर ही बनाए हैं. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ना, रिवर्स पे ध्यान देंगे. तो ध्यान रख लो कि गंजल और मोरांद नदी जो है ये इन्वॉल्व है इस वाले इरिगेशन प्रोजेक्ट में. ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, नर्मदा रिवर की. तो अब यहाँ आपको समझ में आ गया, चलो नर्मदा रिवर न्यूज में है, तो क्या करो, फटाफट निकालो अपने स्टैटिक. और नर्मदा, या फिर निकाल भी नहीं रहे हो अपने नोट्स, तो क्या करो, अपने दिमाग में सोचो नर्मदा क्या है. ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है, क्या लेंथ है उसकी, ओरिजिन कहाँ से होता है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, न्यूज में कौन सी ट्रिब्यूटरीज है. दैट्स इट, मोर देन एनफ, ठीक है. अब हम क्या देखेंगे, हाँ, क्योंकि अब नर्मदा और तापी हुए कई बार यूपीएससी ने PYQ पूछ रखा है रिफ्ट वैली को लेकर, इफ यू रिमेंबर, कि ये क्यों वेस्ट में जाकर गिरती है अरेबियन सी में, बिकॉज दे फ्लो अक्रॉस, फ्लो बिटवीन अ रिफ्ट वैली, इसीलिए. चलो, अब यहाँ से कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी न्यूज में आ जाती है, जैसे सतपुरा और मेलघाट. सतपुरा में कौन से एनिमल स्पीसीज है वो देख लेने, मेलघाट में कौन से वो देख लेने. इफ देयर इज सर्टेन स्पीसी जो बहुत यूनिक है, रेयर है, वहीं पाया जाता है, तो उस पर स्पेशल एम्फेसिस करो, वरना जस्ट मूव अहेड, क्योंकि इस पॉइंट पे फर्स्ट ओवर करना डिटेल्स के लिए इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. फिर है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स. तो इसमें देख लो इंडिया का रैंक कितना है, चलो 6 है, ओके. मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में से 6 आता है. क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में ये चीज निकली है. और ये कौन रिलीज करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट, क्योंकि यूपीएससी कीप्स ऑन आस्किंग डायरेक्टली कि कौन रिलीज कर रहा है. तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आपकी जर्मन वॉच निकालती है और वो इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है. एंड देन इफ यू रीड अबाउट जर्मन वॉच, तो आपको समझ में आ जाना, चलो इट्स एन इन्वायरमेंटल थिंक टैंक, ठीक है. ये 2006 से एनुअली पब्लिश कर रहा है, दैट्स इट, इतना इनफ है. फिर आती है ट्रेल गार्ड AI की बात. ट्रेल गार्ड AI जो है वो कहाँ पे लाया गया, सिमलीपाल रिजर्व में. आपको याद हो तो पहले भी देखो, तो पहले भी आपको याद होगा कि यूपीएससी PYQ में इन लोगों ने एम स्ट्राइप्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे थे, इफ यू रिमेंबर. तो वैसे ही दे कैन अगेन आस्क यू अबाउट ट्रेल गार्ड AI. तो इसको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ने इम्प्लीमेंट किया है उड़ीसा में, जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते ही पोचिंग के इंसिडेंट्स 80% तक रिड्यूस हो गए. सो दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू कंजर्वेशन मेजर्स. तो यहाँ पे AI की मदद से ये लोग सर्वेलांस करते थे और जो भी वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग या पोचिंग के जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, इनको एक इंस्टेंट अलर्ट मिल जाता था. जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे उनको 40 सेकेंड में अलर्ट मिल जाता था. और उसके अलावा जो मैसेजेस होते थे वो व्हाट्सएप और रेडियो के थ्रू सारे फॉरेस्ट रेंजर्स को मिल जाते थे. तो दे वर क्विक टू टेक एक्शंस. और ये कर रहा था कौन, ये AI कर रहा था, बिकॉज इसका नाम ही है ट्रेल गार्ड AI. तो ये AI एनालाइज कर रहा था और यहाँ पे ह्यूमन, एनिमल और व्हीकल के इमेजेस को AI एनालाइज करता था कि क्या यहाँ पे कर रहे हैं. उसके अलावा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और अरेस्ट भी इजी हो गई, राइट. तो याद रखो, ठीक है. सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का लोकेशन पता होना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम जब भी आप सिमलीपाल टाइगर रिजर्व पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक और चीज आनी चाहिए कि यहाँ पे मेलेनिस्टिक टाइगर्स मिलते हैं.
नेक्स्ट वी हैव अगेन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक मुंडा ट्राइबल्स मिलते हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि उनको उनके सेक्रेट ग्रुप्स में एक्सेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब जो उनका सेक्रेट ग्रुप है वहाँ पे जीनत टाइगर आ चुकी है। अब जीनत टाइगर आने की वजह से वो प्रोटेक्टेड एरिया हो जाता है, पर उनके लिए तो वो सेक्रेट ग्रुप्स है, उसको वो पवित्र मानते हैं, सो दे आर नॉट गिवन द एक्सेस। अभी लोकेशन पता होना चाहिए सिमलीपाल का, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा सर्टेन थिंग्स अबाउट सिमलीपाल इज दैट ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है 2009 से। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन टाइगर की बहुत ज्यादा मिलती है, अलॉन्ग विद दैट आपको एलिफेंट और मैनास भी दिखेंगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ और यूनिक फीचर्स है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पीक है, ठीक है, खैरबुरु का और मेघाशिनी पीक का। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाए कि खैरीबुरु और मेघाशिनी पीक्स किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस टाइगर रिजर्व के अराउंड है, तो यू विल बी एबल टू नो चलो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के हैं। देन वी हैव अनदर थिंग कि यहाँ पे आपको पद्मश्री सरोज राज चौधरी जो इसके फाउंडर हैं उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है, एंड यहाँ पे एक फॉस्टर टाइगरेस खैरी भी है। देन उनकी एक खैरी नहीं, उनकी एक फॉस्टर्स टाइगरेस थी जिसका नाम था खैरी, और इसी के नाम पे ऐसा पड़ा है इसका। चलो अब देखते हैं ब्लैक प्लास्टिक। अभी एक स्टडी ने क्या पाया कि ब्लैक जो प्लास्टिक है उसके अंदर आपको एक टॉक्सिक फ्लेम रिटार्डेंट मिला है। अब सोचो आप कोई प्लास्टिक यूज करते हो ब्लैक वाले, उसके अंदर आपको इस तरह का कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिले तो वो एक फूड कंटामिनेंट हो जाता है। तो नाउ यू आर एबल टू नो कि ब्लैक प्लास्टिक का कंटामिनेंट क्या है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हो कैसे बनता है, क्या कॉम्पोजिशन है। यू जस्ट नीड टू नो कि इसके अंदर केमिकल क्या पाया जाता है, जैसे कि ब्रोमीन पाया जाता है फ्लेम रिटार्डेंट में, BDE-209 और कुछ हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, मर्करी एंड कैडमियम। एंड डू यू थिंक कि दीज काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन कैन एवर बी गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ? दे कैन, राइट। वैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस काफी डिफिकल्ट होता है इसको रिसाइकल करना, क्योंकि जो ब्लैक पिगमेंट है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है इंफ्रारेड रेज को। Then we have Gambusia affinis and Poecilia reticulata. तो first you need to know these are what? These are fish species. Poecilia reticulata को गप्पी फिश भी कहते हैं, और Gambusia आपने पढ़ा होगा, ये जो मॉस्किटो के लार्वास है ना उनको खाते हैं। तो what they can help in? They can help in becoming a biological mosquito control agents. ये Gambusia आपको कहाँ मिलती है? नॉर्थ अमेरिका की नेटिव है, इंडियन है नहीं, ठीक है, बट इट्स अ इन्वेसिव स्पीसी। बट सर्टेन इन्वेसिव स्पीसी दैट कैन बी हेल्पफुल टू अस। वाई? बिकॉज ये क्या करेगी, लार्वा वगैरह को खा लेगी, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि नेटिव फिशेस के लिए प्रॉब्लम है, उनको कम्पीट करके उनका पॉपुलेशन कम कर देगी। वैसे ही पोइसिलिया रेटिकुलाटा भी आपको साउथ अमेरिका की ही नेटिव फिश है, और ये आपको एक्वेरियम में दिखती है। गप्पी फिश मोस्टली एक्वेरियम में दिखती है। दिस इज योर गप्पी, इजंट इट प्रिटी। फिर आपका आता ऑलिव रिडली सी टर्टल। ऑलिव रिडली सी टर्टल वी हैव ऑलरेडी नो कि ये आपको ना बहुत मास नेस्टिंग, अरिबादा, उड़ीसा, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। बट दिस न्यूज इज दैट कि ऑलिव रिडली टर्टल जो है उनका बहुत हाईएस्ट नंबर पे डेथ हो रहा है चेन्नई में, जबकि आप सोच कर देखो ये उड़ीसा में कितने फ्लरिश कर रहे हैं, बट यहाँ इनकी डेथ हो रही है। तो दिस यू नीड टू नो। सेकंड इज दैट इट इज द स्मॉलेस्ट सी टर्टल स्पीसी, अरिबादा के आप यहाँ से रीड कर सकते हो, एंड IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल। बाकी चीजें आप खुद से रीड कर लेना, आई एम नॉट गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन बिकॉज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। और आप भी जो है ना, मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट कर लिया, तो ऐसा फटाफट बोलते हैं ना रीड कर लेना, तो इजी रहेगा आपके लिए। उसके अलावा एक नई स्टडी ने क्या रिवील किया कि जो एशियन एलिफेंट्स है वो जो है अपने ट्रम्पेटिंग साउंड, जो उनके ट्रम्पेटिंग साउंड होता है ना वो जो यूज करते हैं सो दैट वो सोशली इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे से बात कर सके। पहले कुछ और माना जाता है, अभी ट्रम्पेटिंग होता क्या है, जो लाउड नॉइज नहीं आती है सूर से, हाथी की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, तो अचानक से विंड जो है ना वो सडन विंड उनके एलिफेंट के ट्रंक में जाके जब पास करती है तो वहां से रिलीज होता है। देन वी हैव अंगोले ब्रीड कैटल। ये अंगोले ब्रीड काउ जो है ना, इसका नाम है वियंतेना 19। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया हाईएस्ट सेलिंग काउ के। इससे पहले ना जापान की वाग्यू बहुत ही एक्सपेंसिव बिकती थी, पर ये वाली जो वियंतेना 19 है ये बहुत 4.82 मिलियन में बिकी है। ये अंगोले ब्रीड कैटल, आप शॉक्ड हो जाओगे, ये बिकी कहाँ पे, ब्राजील में, ठीक है। बट ये वियंतीन 9 जो ब्रीड से बनी है ना, दिस इज आर इंडियन ब्रीड, ये आपके गुंटूर में पाई जाती है। बट इंडिया में इतनी अच्छी ब्रीडिंग कैपेसिटी है नहीं हमारी, तो हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से आप उनके की फीचर्स देख लेना। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ आपको याद रखनी है, इनके एक हम्प होता है, ये देखो ये है कितनी ब्यूटीफुल है। इसका जो हम्प है ना इस काऊ का, इसमें ये अपने लिए फैट स्टोर करके रखती है। उसके अलावा बहुत ही मस्कुलर होती है, बहुत ही अच्छे से हीट रेजिस्ट कर सकती है, क्योंकि आप जब ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे इसकी लूज स्किन है। ये जो लूज स्किन है ना वो हीट डिसिपेट करने में मदद करती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप ट्रेस कर सकते हो इसकी ओरिजिन को।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो वेलेंटाइन 19 याद रखना है। फिर हांगुल डियर, हांगुल डियर याद रहे इट्स एंडेमिक। देखो एंडेमिक और नेटिव में अंतर होता है। नेटिव का मतलब है एक स्पीसी जो नेटिव है वो बहुत बड़े रीजन में नेटिव हो सकती है, पर एंडेमिक का मतलब वो सिर्फ वहीं मिलती है एक्सक्लूसिवली। तो हमारा हांगुल डियर आपको एक्सक्लूसिवली कश्मीर में ही मिलता है और नदर्न हिमाचल प्रदेश में। ये एक सब स्पीसी है एशियन रेड डियर की एंड इट इज ऑल्सो स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट यू शुड नो द IUCN स्टेटस, इट्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन प्रोटेक्टेड एरियाज में पाया जाता है, जिसमें दचिगम एग्जाम्स में आता रहता है। देन वी हैव हम्बैक व्हेल। हम्बैक व्हेल के बारे में अभी एक रिसेंटली एक न्यूज आई थी, एक इंसान को हम्बैक व्हेल ने ऐसे सोलो कर लिया, वो कायाकर था, कायाकिंग कर रहा था। तो यहाँ से आप साइंटिफिक नेम देख लेना और याद आपको यहाँ क्या रखना है कि ये जो व्हेल है ये एक्रोबैटिक बीचेस के लिए जानी जाती है, कॉम्प्लेक्स सॉन्ग्स और माइग्रेशन रूट के लिए। देन वी हैव नदर्न व्हाइट राइनो। याद रहे कि नदर्न व्हाइट राइनो को सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स रह गए हैं, तो इससे क्या है, दे कैन बी एक्सटिंक्ट एनी डे नाउ। इसीलिए एक ब्रेक थ्रू आया इन लोगों को बचाने में IVF की मदद से। इनके जो भी जो 2 नॉर्दर्न व्हाइट राइनो रह गए थे, इनके IVF की मदद से 36 एम्ब्रियोज बना दी गई है। इन एम्ब्रियोज को बस इम्प्लांट करना है एंड ये लोग स्पीसी एक्सटिंक्शन से बच जाएंगे। कहाँ पाए जाते हैं, तो सवाना अफ्रीका में। एंड ऑफ कोर्स इनका IUCN डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, 2 ही स्पीसी बचे तो क्या ही होगा, इट विल बी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये आपके हो गए नदर्न व्हाइट राइनो। वैसे ही सदर्न व्हाइट राइनो भी मारे जाते हैं, बट सदर्न इज नियर थ्रेटेड, नदर्न वाला जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ध्यान रखना है, एग्जाम में स्टेटमेंट में ये स्विच कर देंगे, आपके सदर्न डाल देंगे, याद रखो नदर्न वाला है। देन वी हैव घड़ियाल, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। देन इन्वायरमेंटल कंसर्न रिगार्डिंग इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम पेट्रोल। तो आपको बता दूं 2003 में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने 10% पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड कर दिया। अब हमारा गोल 20% है बाई 2025 एंड 26। ये कार्बन एमिशंस को कम करेगा एंड एट द सेम टाइम जो है वो फ्यूल इम्पोर्ट को भी कम करेगा। ओके, देन वी हैव ये नेट जीरो में हेल्प करेगा। दीज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेशनल ग्रीन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये हमारी गवर्नमेंट प्लान करी है इसको बनाने की। ये इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, तो ऑफ कोर्स इंडिया को नेट जीरो टारगेट्स में अचीव करने में सपोर्ट करेगी। इसके नीड्स क्या, हमारे फाइनेंशियल नीड्स, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो 10% तक लॉस कर सकती है हमारी इकोनॉमिक वैल्यू को, तो दिस विल हेल्प इन इट। नीति आयोग इवेलुएट भी कर रही है। इसमें क्या है ना, कुछ प्रपोज मॉडल है कि नीति आयोग चेक करे कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस हम बना सकते हैं सो दैट वील गेट क्लोजर टू आवर नेट जीरो गोल्स। फिर है AI, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से रीड कर लेना कि AI का क्या इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे। इंडिया के AI इनिशिएटिव्स भी देख लेने हैं हमने। फिर हम देखते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एम्फेसाइज किया है कि वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स और डायरेक्ट किया है CPCB को कि वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के। पहले समझो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट क्या होता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो हमारे घर से कचरा जाता है उसमें जो सॉलिड वेस्ट है उसको यूज करके अगर हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंटल और हेल्थ हजार्ड को भी कम करेगा, है ना। तो ये वेस्ट टू एनर्जी क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इट कैन बी इधर इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट या फ्यूल के टर्म में। किसकी मदद से, तो 2 टेक्नोलॉजी है, पायरोलिसिस और एनारोबिक डाइजेशन। बट चेक करना पड़ेगा कि क्या इन तरह के जो सेग्रीगेटिंग प्लांट्स हैं इनका हम पे क्या इम्पैक्ट है, दैट्स इट। उसके अलावा ये आप देख सकते हो कि कुछ क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स हम लोग ढूंढ रहे हैं एनर्जी के जनरेशन के, दैट वी नो। बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या उसको हाईलाइट करा है मैंने, ऑस्मोटिक पावर। जब आप इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करते हो, सॉरी जनरेट कराते हो बिकॉज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन डिफरेंस, की सॉल्ट के कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन का डिफरेंस कहाँ आएगा, ऑफकोर्स ये फ्रेश वाटर और सी वाटर के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको अगर यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पावर। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली न्यू टर्म फॉर यू। तो ये ऑफ कोर्स इंडिया के कोस्ट लाइन में ही मिलेगा, तो हम यूज कर सकते हैं इंडिया के कोस्ट लाइन को। फिर है प्रोजेक्ट एशियाटिक लायन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट एशियाटिक लायन हमने बहुत पहले से यूज किया हुआ है, और जिस तरह से हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि वी ऑल्सो हैव प्रोजेक्ट एशियाटिक लायन ऑल्सो, ठीक है। और ये हमारे चल रहा है काफ़ी टाइम से, ये भी इसमें हम लोग वही यही सारी चीज़ें लोकल लोगों का यूटिलाइजेशन ये सब कर रहे हैं। ये जो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है ये कब अप्रूव हुआ था, तो दिस वाज अप्रूव्ड इन 2018-21, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, दैट इज वाटरशेड यात्रा। तो वाटरशेड यात्रा क्या है, क्या चीज़ क्या है, तो वाटरशेड यात्रा जो है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर कम्युनिटी ड्रिवन वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो यहाँ आपको क्या समझना, वाटरशेड यात्रा में सिर्फ वाटर नहीं, सॉइल की भी कंजर्वेशन करेंगे अक्रॉस इंडिया।
इसमें 6673 ग्राम पंचायत इन्वॉल्व होंगे 26 स्टेट्स के। तो इट कैन बी अ क्वेश्चन कि इधर ऑल स्टेट्स आर इन्वॉल्व, नो, अराउंड 26 स्टेट्स विल बी इन्वॉल्व इन दिस वाटरशेड यात्रा। देन वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो अभी ना हमारे 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, वो सेलिब्रेट किया गया और इसमें ना इको टूरिज्म की बात की गई एट पार्वती अग्रा रामसर साइट। तो पहले चीज जानो, वेयर इज दिस पार्वती अग्रा रामसर साइट, इट्स इन यूपी, ठीक है। वैसे ही सिरपुर लेक का भी मेंशन था इसी वाले जो पीआईबी की ये न्यूज आर्टिकल है, पीआईबी में दिया हुआ था, तो वहां पे इन्होंने सिरपुर लेक की भी बात की थी। तो वन शुड नो कि सिरपुर लेक इज वेयर इज इट, इट इज इन इंदौर। ये पार्वती अग्रा जो है वो यूपी गवर्नमेंट इसको डेवलप करेगी टूरिज्म कॉरिडोर में, और यहाँ पे वेटलैंड कंजर्वेशन भी प्रमोट हो पाएगा। देन वी हैव कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो 30 विलेजेस जो उत्तराखंड की हैं, उन्होंने एक मॉडल स्टार्ट किया है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन से ये लोग अपने फॉरेस्ट को वाइल्ड फायर से बचाएंगे। आपको पता है उत्तराखंड में इतना बड़ा वाइल्ड फायर लगा था लास्ट ईयर ही, तो खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और लोकल कम्युनिटी हेल्प नहीं करेगी तब तक ये चीजें हो नहीं पाएंगी। देन वी हैव सर्कुलर इकोनॉमी एंड प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी। तो ग्लोबल है ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल किया जा सके। तो इसके लिए जब तक एक प्रॉपर पोल्यूशन ट्रीटी नहीं होती है साइन, तब तक नथिंग इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। देन इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज, तो इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज। तो वन शुड नो कि ये होता क्या है, पहले तो जान लो इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। इसमें क्या करेंगे ना, बाई और सेलिंग करेंगे कार्बन क्रेडिट की, जिसमें ये रिप्रेजेंट करता है, हर कार्बन क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन इन 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या इक्विवेलेंट गैसेस। तो अगर आपने इस तरह का कोई रिडक्शन किया 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट गैसेस का, तो यू आर बाइंग एंड सेलिंग कार्बन क्रेडिट्स, ओके। देन वी हैव डेमोइजल क्रेन। डेमोइजल क्रेन जो है वो 33 डेमोइजल क्रेन राजस्थान में मिली है, सॉरी मर गई, मतलब दे हैव बीन फाउंड डेड बिकॉज ऑफ बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू किसको कह रहे हैं हम लोग, H5N1 एवियन फ्लू को बोल रहे हैं। ये जो डेमोइजल क्रेन है, द थिंग यू शुड नो इज दैट ये स्मॉलेस्ट क्रेन स्पीसी है, आपके सेंट्रल यूरो साइबेरिया वाले रीजन में मिलती हैं एंड दे माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, दे माइग्रेट टू इंडिया इन विंटर्स के टाइम पे आती है। और आपको राजस्थान में कीचन रंध एरिया है, वहां पे आपको ये दिखेंगी। देन वी हैव हाइड्रोक्लाइमेटिक विप्लैश, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। होलनगपार गिब्बन सैंक्चुरी भी हमने डिस्कस किया हुआ है, और हुलॉक गिब्बन के बारे में हमने बात की हुई है कि इट्स दी ओनली एप स्पीसी इन इंडिया। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है कि वेट अ मिनट, गिब्बन्स के बारे में। तो आई विल अपलोड इट, तो आप यहाँ से देख लेना कि गिब्बन्स 2 तरह के हैं, वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन एंड ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन। ईस्टर्न वल्नरेबल है एंड वेस्टर्न इज इन डेंजर, और दोनों के दोनों इंडिया में पाए जाते हैं एंड दे आर फाउंड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये थोड़ी चीज पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा म्यूनिसिपल, ये हमने डिस्कस कर लिया है। देखो कोल कंबशन रेसिड्यू जो कि फ्लाई ऐश है, उसको यूज करने की बात करें सीमेंट मेकिंग में, तो जब कोल को कंबशन करते हैं ना, तो उसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। फ्लाई ऐश 2 कैटेगरी के होते हैं, क्लास F और क्लास C। F वाला मतलब लो कैल्शियम, C वाला मतलब हाई कैल्शियम टाइप, ठीक है, मतलब 2 टाइप्स है, पता चल गया। चलो C हाई, लो F। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जो जिसको भी F ग्रेड मिलती है वो अक्सर घटिया ग्रेड होती है, इसलिए क्लास F में कम होता है। क्लास F में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी जो कि सीमेंटस कंपाउंड के साथ फॉर्म करके तब बनेगा, बट क्लास C नेचुरली ही सीमेंशियस प्रॉपर्टी होती है, मतलब सीमेंट तुरंत बना देगी। देन बगास, प्रेस मड एंड मोलासेस, ये बाय प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री की। जब भी शुगर बनता है तो आपको बाय प्रोडक्ट में बगास, प्रेस मड और मोलासेस मिल रही है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि इनका यूज करें ताकि कोई सस्टेनेबिलिटी आ सके। तो बगास को यूज करके बायोफ्यूल बनाया जा सकता है और पेपर बनाया जा सकता है। प्रेस मड को सॉइल कंडीशनर की तरह यूज किया जा सकता है और बायोगैस प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है। और मोलासेस को हम डिस्टिलेशन और बायोफ्यूल्स बनाने में यूज कर सकते हैं। यानी कि शुगर इंडस्ट्री का कोई भी बाय प्रोडक्ट हम लोग उसको यूज कर लेंगे तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, राइट, ठीक है। अब यहाँ से एक टर्म आपको दिख रहा होगा सॉइल कंडीशनर, तो एग्जाम में आपके दिमाग में आता होगा क्या है, जैसे हम कंडीशनर यूज करते हैं अपने बालों के लिए, क्या क्यों करते हैं, ताकि टेक्सचर इंप्रूव हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, टूटे ना। वैसे सॉइल कंडीशनर जो है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सॉइल की इंप्रूव करता है।
देन वी हैव बायोमास एंड अल्टरनेट फ्यूल टू कोल। तो एक पुश आ गया है कि हम एक रोबस्ट बायोमास सप्लाई चेन बनाएं। बायोमास जो है वो होता क्या है, तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू या फॉरेस्ट से जो वेस्ट निकलता है ना, वो है। इट्स एन इको फ्रेंडली। बोला जा रहा है कि अगर हम कोल की जगह बायोमास को यूज कर लें फ्यूल एनर्जी बनाने में, तो वी कैन डू इट लाइक बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लो गैसिफिकेशन वगैरह जो प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू, तो इट विल बी बेटर फॉर अस। हमारे को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा कोल। देन पैस्टरलिस्ट राइट ओवर ग्रेजिंग लैंड। तो आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है कि जो पैस्टरलिस्ट हैं उनका राइट है ग्रेजिंग फील्ड पे। पैस्टरल कम्युनिटी कौन सी होती है? वो कम्युनिटी जो माइग्रेट करती है सीजनली अपने साथ अपने लाइफ स्टॉक्स को लेकर, वो एक जगह नहीं रहते, वो माइग्रेट करते हैं सीजन बाय सीजन। तो ये कम्युनिटीज का अपना हक है ग्रेजिंग लैंड पे, ठीक है। देन क्लाइमेट्स अनसॉलिसिटेड पे आउट। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, स्ट्रेन वगैरह की बात करेगी, किस तरह से ये क्लाइमेट रिस्क हम लोग को एक्सट्रीम वेदर डिस्टेबलाइज कर सकती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। कैसे कर सकती है? बहुत ऑब्वियस सी चीज है, अगर इंश्योरेंस सेक्टर में इतने ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होंगे तो उनको बहुत पैसा भरना पड़ेगा, जितने ज्यादा प्रॉब्लम होंगे उतना भरना पड़ेगा। और अगर इस तरह की चीजें फ्रीक्वेंट हो जाएंगी तो प्रीमियम रेट्स भी तो बढ़ जाएंगी, सभी ले रहे होंगे इंश्योरेंस खुद को बचाने के लिए, तो दोनों को नुकसान है। देन 4 मोर वेटलैंड अंडर रामसर। अभी जान लो रामसर साइट 89 हो गए, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 20 रामसर साइट। और सबसे बड़ी चीज है, अभी झारखंड और सिक्किम ने अपना पहला रामसर साइट ऐड किया। इससे पहले इनके पास कोई रामसर साइट नहीं था। और रामसर कन्वेंशन के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया, तो देख लेते हैं कि झारखंड का पहला रामसर साइट क्या है। ये उधवा लेक है। उधवा जो है ना, वो ट्रेस करता है अपना नेम फ्रॉम महाभारता टाइम। ये कृष्ण भगवान का फ्रेंड था उधवा, उसी के नाम पे इसका नाम उधवा लेक पड़ा है। वैसे सिमिलरली आपके सिक्किम में जो फर्स्ट रामसर साइट बनी है, दैट्स किल्चो पलरी वेटलैंड, जिसको सिक्किम में बहुत पूजा सीक्रेट माना जाता है। बुद्धिस्ट जो है वो उसको बहुत सीक्रेट मानते हैं, ठीक है, बहुत सीक्रेट है। और इनफैक्ट हिंदूज भी, बुद्धिस्ट और हिंदूज के लिए काफी सीक्रेट है। वैसे ही तमिलनाडु में भी एक नया रामसर साइट जो ऐड हुआ है, दैट्स सक्कराकोट्टई बर्ड सेंचुरी एंड थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, दोनों तमिलनाडु का है, ठीक है। फिर इनलैंड मैनग्रोव्स ऑफ गुनेरी। तो आपको बता दूं, गुजरात ने डिक्लेयर किया है गुनेरी को एज एन इनलैंड मैनग्रोव, जो इसका पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। अभी देखो, इनका पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट तो मिल गया हमको गुनेरी। इसके अलावा आपको पता भी होना चाहिए कि व्हाट इज इनलैंड मैंग्रोव। तो इनलैंड मैंग्रोव ना बहुत लिमिटेड नंबर के मैंग्रोव्स होते हैं, मतलब ये वाले मैंग्रोव्स आपको डायरेक्टली समुद्र से इनका कनेक्शन नहीं होता, ये अंदर की साइड में होते हैं, तो इनको कोई टाइडल वाटर इनफ्लो नहीं मिलता। ये 45 किलोमीटर दूर है अरेबियन सी से, सोच रहे हो आप। तो इस तरह के वर्ल्ड में 8 ही इनलैंड मैंग्रोव सिस्टम है, जिनमें से आपको गुजरात में भी गुनेरी दिख रहा है। इसके अलावा जो बाकी कुछ हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कच्छ में भी एक इनलैंड मैंग्रोव है। वैसे ही आपको मेक्सिको और ग्वाटेमाला में सैन पेड्रो में मिलता है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ से रीड कर लेना इसको। देन यूएन हैबिटेट पार्टनरशिप, C40 सिटीज और यूएन हैबिटेट ने मिलकर अर्बन प्लानिंग एक्सेलरेटर लॉन्च करने का सोचा। व्हाट इज अर्बन प्लानिंग एक्सेलरेटर? यूएन हैबिटेट ने 1978 में इसको लॉन्च किया था। ये सोशली और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सिटीज को प्रमोट करेगा और इंश्योर करेगा कि सबको एडिकेट शेल्टर मिले। C40 एक नेटवर्क ऑफ सिटीज है जो कि बेसिकली साथ मिलके ये लोग क्लाइमेट क्राइसिस से बचना चाहते हैं। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, C40। इट्स रिलेटेड टू सिटीज जो क्लाइमेट क्राइसिस से खुद को बचाते हैं। तो क्या इंडिया में कोई सिटीज इन्वॉल्व है? यस। C40 में इंडिया की 6 सिटीज है। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली तो होगा ही होगा क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस है, जयपुर, कोलकाता एंड मुंबई। देन वी हैव एग्री NBSAPS इनिशिएटिव। तो ये एग्री NBSAPS इनिशिएटिव जो है ना, वो आपकी यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो रोम में हुई थी उस टाइम आया था। इसमें ये एग्री फूड सिस्टम टर्म निकल के आया था। तो वन शुड नो व्हाट इज एग्री फूड सिस्टम। एग्री फूड का सिस्टम का मतलब होता है हर स्टेज फूड प्रोडक्शन की, जहां से वो बन रहा है तब तक जब तक वो हमारे प्लेट पर ना आ जाए, मतलब फूड टू फोर्क, फार्म टू फोर्क, जहां से फूड बनकर एग्रीकल्चर का फूड मतलब उगते हुए तक हमारे प्लेट तक आ जाए, दैट इज नोन एज, एंटायर सिस्टम इज नोन एज एग्री फूड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट SNT। तो पहली चीज तो एम्पलीफायर, वो गाना नहीं है गड्डी मैनू ले जा, वो वाले गाना दिमाग में आता है एम्पलीफायर को लेकर। एम्पलीफायर्स होते क्या है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इनहेंस करते हैं और बेसिकली एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं। तो ओरिजिनल कैरेक्टर चेंज नहीं होगा आपके गाने का, बस एम्पलीट्यूड चेंज होगी, तभी तो फायर तो अच्छा गाना सुनाई को देता है, इसीलिए, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरह का इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो एक बार सिग्नल इनपुट आएगा, फिर वो उस इनपुट को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, वोल्टेज को एम्पलीफाई करेंगे, पावर बूस्ट करेंगे और फिर हमें एम्पलीफाइड साउंड सुनाई देगा। तो गेम कहाँ पे चल रही है? एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने की गेम चल रही है।
अगेन वी हैव क्वांटम टेलीपोर्टेशन। तो ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया। इन्होंने क्या किया, एक कंप्यूटर जो कहीं और रखा हुआ था, वहां से एक क्वांटम इंटैंगलमेंट की मदद से इन्होंने कुछ पार्टिकल स्टेट्स को ट्रांसमिट कर दिया बिना किसी फिजिकल ट्रांसफर के, यानी बिना किसी वायर वगैरह के। तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ठीक है, ये बहुत ही, अगर इसको हम लोग यूज करते हैं स्टेट ट्रांसफर को इंस्टेंटेनियस, तो ये बहुत ही फास्ट होगा, सिक्योर होगा। ठीक है, फिजिकल मूवमेंट भी नहीं होगी। इससे क्या है ना, हमारी फायदा क्या होगा, ये स्मॉल क्वांटम प्रोसेसर्स को लिंक कर पाएंगे लार्ज नेटवर्क्स के साथ। ठीक है, तो हमें बाद में ग्लोबल क्वांटम नेटवर्क भी मिलेगा, बहुत पोटेंशियल है इसका। अब एक बड़ा ही रेयर केस निकला है, आपको बता दूं, जो वाई क्रोमोसोम होता है, इसी की वजह से समबडी बिकम्स मेल। वाई क्रोमोसोम के अंदर एक जीन पाया जाता था जिसका नाम था SRY जीन। ये SRY जीन सिर्फ वाई क्रोमोसोम में मिलता था और कहा जाता था समवन जिसके पास ये जीन नहीं है वो हमेशा फीमेल होगा। बट बहुत रेयर केसेस मिली हैं स्टडी में जहाँ पे फीमेल के अंदर भी ये जीन देखा गया है। तो वन शुड नो दिस, बाकी आप यहाँ से रीड कर लेना। शक्ति सेमीकंडक्टर चिप, तो ये इंडिया का पहला एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप है। तो वन कैन आस्क यू डायरेक्टली कि शक्ति क्या है, तो इट्स अ सेमीकंडक्टर चिप। तो हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में बढ़ाएगा, इसको स्पेस, डिफेंस, कंप्यूटिंग सब में यूज किया जा सकेगा, कस्टमाइजेबल है, फ्लेक्सिबल है। देन mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन, तो mRNA टेक्नोलॉजी वैक्सीन की मैं आपको अब 1000 बार बता चुकी हूँ। यू शुड जस्ट नो कि हम रशिया ने डेवलप कर लिया एक mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन। ठीक है, तो पर्सनलाइज हो जाएगी ट्रीटमेंट। फिर है मेजोराना 1 माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया। दिस इज ऑल्सो क्वांटम चिप। तो आप देख सकते हो क्वांटम टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप हुई है इस बार। यू शुड रीड लॉट्स ऑफ बेसिक थिंग्स अबाउट क्वांटम टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट दिस ईयर। मेजोराना 1 चिप के बारे में एरर रेजिस्टेंस को है ना, वो चेक करता है, ये एरर रेजिस्टेंस। ठीक है, देन वी हैव ओसीलॉट एक न्यू क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है और इट्स अ प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो कि डिजाइन हुआ है सो दैट इट विल इम्प्रूव क्वांटम करेक्शन। अगेन एक और चिप, ओसीलॉट इज ऑल्सो अ चिप, मेजोराना इज ऑल्सो क्वांटम चिप। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ओसीलॉट जो है वो कैट क्यूबिट यूज करता है, तो थोड़ा एक नया चीज हो गया, ये इम्प्रूव्ड एरर कनेक्शन के लिए यूज होता है। और इसके अलावा इसको सिर्फ 9 फिजिकल क्यूबिट चाहिए होता है एक लॉजिकल क्यूबिट बनाने के लिए। इसमें टैंटेनम बेस्ड मटेरियल्स हैं, तो टैंटेलम भी न्यूज में रहता है, तो थोड़ा सा टैंटेलम की भी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी। टैंटेलम एक रेयर मेटल है जो जिसका एटॉमिक नंबर 73, इट्स अ ट्रांजिशनल एलिमेंट और ये आपको सॉलिड मिलता है एट रूम टेम्परेचर। DRC वगैरह इसका बहुत ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देन वी हैव जीरो बैक्टीरिया टेक्नोलॉजी, तो नाम से काफी ऑब्वियस है कि बेंगलोर की वाटर सप्लाई कोशिश करी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कोई बैक्टीरिया ना हो। देन नेविगेशन, देखो नाविक के बारे में आपको पता ही होगा। नाविक हमारा नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन है। नाविक से हम लोग क्या कोशिश करें, अपना इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम बनाने की, ताकि हमें GPS वगैरह पे डिपेंड ना करना पड़े। तो यहाँ आपके लिए काम का ये है कि नाविक में 7 सैटेलाइट है, 3 जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में है और 4 जो है वो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक है, और कौन से बैंड्स को यूज करता है ये भी, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट। मान लो आप ये कुछ नहीं पढ़ते हो, आप सिर्फ ये पढ़ते हो, तो इट्स मोर देन इनफ। L5 और S बैंड को यूज करता है फॉर एक्यूरेसी। उसके अलावा आइंस्टाइन रिंग क्या है, इट्स अ रेयर थिंग। ठीक है, जो आपको गैलेक्सी NGC 6505 के पास मिला है। इट्स अ ग्रेविटेशनल लेंसिंग फेनोमेना। आइंस्टाइन रिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ी सी कोई गैलेक्सी जो है ना, वो छोटी वाली गैलेक्सी से आने वाली लाइट को रोक देती है। ठीक है, मैसिव फोरग्राउंड गैलेक्सी डिस्टॉर्टिंग लाइट फ्रॉम द बैकग्राउंड गैलेक्सी, यहाँ से आने के लिए ये बड़ी गैलेक्सी इसको रोक देगी और इससे क्या होता है ना, लेंसिंग हो जाती है, बहुत ही जूम करके दिखने लग जाती है चीज। तो इसीलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर, तो इसरो ने डेवलप किया इसको। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर है, इसरो है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रिसाइज ब्लेंडिंग करेगा प्रोपेलेंट इन मोटर रॉकेट्स। फिर टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन फंड, तो एक इनस्पेस है हमारी, आपको पता होगा इनस्पेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, जो चेक करती है कि इनोवेशन हो सके हमारे स्पेस डिपार्टमेंट में, प्राइवेट पार्टनरशिप हो सके। तो इन्होंने इनस्पेस ने लॉन्च किया टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन फंड, जिसमें ये लोग हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे कमर्शियलाइजेशन ऑफ अर्ली स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, फिर
आपको पता ही होगा सुनीता विलियम्स जो है बहुत टाइम के लिए फंस गई थी स्पेस में। तो इसी पर ये आर्टिकल है कि आपका जो स्पेस मिशन है इतना प्रोलॉन्ग, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे। तो आप यहाँ से रीड कर लेना कि कुछ भी नहीं बचा। आप ध्यान दोगे जब आप इसको पढ़ोगे तो आप यू विल रियलाइज कि ब्रेन से लेकर हार्ट से लेकर बोन से लेकर इम्यून सिस्टम, everything gets impacted if somebody is in space for a very long time, so you should know this. So if there are multiple options or multiple statements है तो they all can be right. फिर है फेंटेनाइल क्राइसिस। देखो यूएस प्रेसिडेंट ने इम्पोज कर दिया 25% टैरिफ चाइना, मैक्सिको और कनाडा का ओवर फेंटेनाइल ट्रैफिकिंग। देखो फेंटेनाइल एक ओपियोइड है, सिंथेटिक ओपियोइड, ठीक है। पहली चीज आपको पता होना चाहिए, सिंथेटिक ओपियोइड, ओपियोइड का मतलब क्या होता है, एडिक्टिव सब्सटेंस। 100 टाइम स्ट्रॉन्ग है ये मॉर्फिन से, बहुत एडिक्टिव है और लोगों को डिपेंडेंस हो जाती है, यूफोरिया की फीलिंग देता है ये, और चाइना उसको बहुत सप्लाई करता है। और जितने लोग आते हैं ना इसमें 75% ओवरडोज से मर जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कम करने के लिए लोग यूएस ने इस तरह की टैरिफ लगाई है। फिर लिम्फेटिक फिलेरियोसिस, इस पे भी हमने कई बार बात करी है। फिलेरिया वर्म से होता है, पैर वगैरह स्वेल अप हो जाते हैं और इसीलिए एनुअल फिलेरियल एंटी फिलेरियल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह की एलिफेंटिएसिस भी इसको बोलते हैं। फिर है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया में पहली बार क्रॉस ब्लड किडनी ट्रांसप्लांट हुआ एक पेशेंट का जिसके पास रेयर बॉम्बे ब्लड टाइप था। देखो अलग अलग ब्लड ग्रुपिंग होती है इसमें, ब्लड ग्रुपिंग जिसको बॉम्बे ग्रुपिंग बोलते हैं 1952 में डिस्कवर हुआ था बॉम्बे में। ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है ना जिसमें एच एंटीजन नहीं होता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है एच एंटीजन नहीं होने की वजह से, सिंपल भाषा में बोले तो ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है, इट्स अ यूनिवर्सल डोनर। पर ओ नेगेटिव से भी ये ब्लड नहीं ले सकता, इसको सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे सकता है। तो इसी वजह से इनके डोनेशन में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिया में एक बंदे में होता है पर 10,000 पीपल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। देन वी हैव बर्ड फ्लू, झारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अलर्ट डाल दिया है बर्ड फ्लू का। आपने देखा डेमोइजल क्रेन तो उधर मरी गई थी, अभी झारखंड में भी मर रहे हैं। तो H5N1 से ये होता है और इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज और डेथ भी हो जाती है। फिर सुडान वायरस आउटब्रेक, तो WHO ने कंफर्म किया है सुडान वायरस आउटब्रेक इन युगांडा, ठीक है। अभी सुडान वायरस नाम है इसका, पर आउटब्रेक इसका युगांडा में हुआ है। ये सुडान वायरस इसका नाम क्यों है, क्योंकि सबसे पहले इसको 1976 में सुडान में डिस्कवर किया गया था। इसमें फेटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, 40 to 60%, ठीक है। और कुछ आउटब्रेक में तो 47% भी डेथ रेट हो जाती है। होता क्या है इसमें फीवर हो जाती है, फटीग, और सबसे बड़ी बात इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इबोला के लिए भी हमारे पास वैक्सीन है, बट देयर इज नो वैक्सीन फॉर सुडान वायरस, ना ही कोई ट्रीटमेंट है, ना ही कोई वैक्सीन है। दैट्स वाई इतनी ज़्यादा फेटिलिटी रेट है इसकी, ठीक है। और ये इसका स्प्रेड कैसे होगा, तो डायरेक्ट बॉडीली कॉन्टैक्ट से या इन्फेक्टेड एनिमल्स की वजह से। नेक्स्ट वी हैव फीकल कॉलीफॉर्म। आपको बता दूं गंगा और यमुना रिवर्स में जो अभी महाकुंभ हुआ था, बहुत सारे लोग गए थे, तो वहाँ की जब वाटर को एनालाइज किया गया तो देखा गया उसमें एक बैक्टीरिया पाया गया, दैट इज फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ये जो फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है ना, ये हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से निकलता है जब भी कोई इंसान का फीकल डिस्चार्ज होता है। और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स में पाया जाएगा, जैसे कि हम लोग हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स दो लोग होते हैं, एक तो एव्स दैट इज बर्ड एंड दूसरा मैमल्स, हम लोग, ठीक है। तो ये लोग वार्म ब्लडेड है, इन्हीं की बॉडी में मिलेगा। CPCB क्या बोलता है कि 2500 यूनिट पर वाटर में जितना इकोलाई है, दैट इज, देखो ये जो फीकल बैक्टीरिया ना, ये इकोलाई होते हैं। इकोलाई मस्ट बी एब्सेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में इकोलाई नहीं होना चाहिए, बट हमारी गंगा में है, यमुना में भी है, ठीक है। तो वन शुड बी अवेयर कि आप जाओ गंगा नदी तो सोच कर जाओ नहाने के लिए, ठीक है। आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स रिलेटेड टू इट, बट वन शुड बी स्मार्ट अबाउट इट। हमें या तो अपनी रिवर को साफ करना चाहिए, नहीं तो इस तरह के जो डिपिंग्स हैं उन पे किसी तरह से एक लिमिट लगानी चाहिए और उसको क्लीन करने की कोशिश करनी चाहिए। देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट। देन सेल्फ टेस्टिंग ऑफ HIV, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, इंडिया में सबसे ज्यादा HIV के केसेस मिजोरम में है। दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। और मिजोरम में ही हमारे ICMR यूनिवर्सिटी और मिजोरम यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक सक्सेसफुल HIV सेल्फ टेस्टिंग किट बनाई है, यानी इंसान खुद घर बैठे बैठे खुद को टेस्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड सलाइवा सैंपल। तो ये क्या हेल्प करेगा, देखो HIV इज अ डिजीज जिसको लेकर बहुत सारा टैबू है, तो इट विल प्रोवाइड अस कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको बता दूं HIV सबसे ज्यादा मिजोरम में होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ड्रग यूज बहुत ज्यादा है, उसके अलावा सेक्स वर्क बहुत कमर्शियलाइज्ड है, इसीलिए। देन वी हैव
सोलर कोरोनल होल। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत ही सक्सेसफुली एस्टिमेट कर लिया कि थर्मल और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर जो है वो कोरोनल सोलर होल्स में होते हैं। तो कोरोनल होल्स क्या है, ये कूल लेस डेंस रीजन है सन का, यानी कि ये कूल होंगे और बहुत ही कम डेंसिटी के साथ होंगे, तो इसको हम लोग कोरोनल होल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना 1970s में आइडेंटिफाई हुआ था, ठीक है, इतना पता हो जाएगा तो भी चलेगा। यूनिफॉर्म टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि डीप ओरिजिन है सन के अंदर। नेक्स्ट वी हैव डिटेक्शन ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक न्यूट्रिनो। तो साइंटिस्ट ने बहुत ही हाई एनर्जी न्यूट्रिनो डिस्कवर की है अपनी ऑब्जर्वेटरी में, और इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, 30 टाइम्स मोर जो पुराने न्यूट्रिनो से। अब न्यूट्रिनो होते क्या, तो दीज आर, नाम से ही पता चला, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और बहुत ही मासलेस होते हैं। जीरो नहीं होता है बट बहुत कम मास होता है, नियरली मासलेस होते हैं। ये आपको हमारे कॉस्मिक मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, मतलब जो हमारा स्पेस है ना उसमें इंटरैक्शन जो है वो रेयरली इंटरैक्ट करते हैं मैटर से। तो इसीलिए ना आपको अगर कॉस्मिक मैसेंजर का पता करना है तो न्यूट्रिनो आर द बेस्ट फॉर यू। देन वी हैव KM3 NET, a European research facility in the Mediterranean Sea. India's neutrino observatory proposed in थेनी तमिलनाडु। तो हम लोग सोच रहे हैं ना हम भी अपना एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाए थेनी तमिलनाडु में। वैसे ही चाइना का एक ईस्ट रिएक्टर है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से इसका एक रिलेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से इसने बहुत देर तक प्लाज्मा सस्टेन किया, तो बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट कर पाए सिर्फ 1666 सेकेंड्स में। तो इसको टोकामाक बोलते हैं, वो डिवाइस जिसके अंदर आप न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी रिलीज करा सकते हो। फ्यूजन वर्सेस फिजन पे हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज डीएनए नैनो राफ्ट। डीएनए नैनो राफ्ट्स क्या होते हैं, तो ये जो है ना आपकी सेल मेम्ब्रेन, देखो एक सेल है, सेल के ऊपर में मेम्ब्रेन होता है जैसे आउटर कवर, इसकी शेप और परमेबिलिटी को कंट्रोल करता है। पहले हमें नहीं पता था कि हमारे सेल मेम्ब्रेन की भी परमेबिलिटी कंट्रोल होती है, किसी चीज से होती है, डीएनए नैनो राफ्ट्स की वजह से होती है। ये केमिकल सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करता है। डीएनए नैनो राफ्ट्स टाइनी फ्लैट डीएनएज है जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर ऑफ सेल लाइक मेम्ब्रेन्स इन कंट्रोल्ड मैनर। वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, दीज आर अटैच टू मेम्ब्रेन्स। डीएनए नैनोरैफ्ट अटैच करते हैं टू जाइंट यूनिलैमेलर वेसिकल। देन वी हैव अपडेट ऑन टीबी मुक्त भारत अभियान। तो देखो टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ये टीबी मुक्त भारत अभियान है, इसमें हमने ओवर 5.1 लाख टीबी पेशेंट जो हैं वो नोटिफाई हुए, तो दैट मीन्स इट्स अ सक्सेसफुल लॉन्च। उसके अलावा दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने बैरियाइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज को माइनर मिनरल से मेजर मिनरल के अंदर चेंज कर दिया। अंडर व्हाट, अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो अब ये माइनर मिनरल से मेजर मिनरल हो गए हैं, ये अब इम्पोर्टेंस हमारे लिए हो गए। नीचे भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, देयर इज वन मोर आर्टिकल रिलेटेड टू इट, आई डोंट नो वेयर इट इज, लेट मी फाइंड इट, अभी डिस्कस कर लेती हूँ, फिर ना इट विल बी नॉट ईजी फॉर यू since I'm unable to find it। चलो हम नीचे ही बात कर लेंगे, बट वन शुड नो कि हाँ चलो इनको हमने क्लासिफाई कर दिया, रिक्लासिफाई। अब कैंसर्स को लेकर क्या पता चला है कि कुछ बायोमार्कर्स होते हैं कैंसर के, मोस्टली जो रिसर्च आइडेंटिफाई करता है कॉमन मेटाबोलाइट्स एज अ पोटेंशियल यूनिवर्सल बायोमार्कर फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन। तो देखो कैंसर ऐसे डिटेक्ट होगा, आइदर वन विल गो, फिर उनका ब्लड टेस्ट होगा, तो इट्स एन इन्वेसिव थिंग है ना, क्या पता करना, हमने कट करा फिर हमने उसको चेक करा। लेकिन जो बायो मेटाबोलाइट्स हैं वो एक ऐसे चीजें होती हैं जो हमें आपके कैंसर सेल लाइन्स में से डिराइव होती हैं। ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो कॉमन ही पाए जाते हैं हर कैंसर सेल में। तो इससे ये समझ आ जाता है कि अगर ये मेटाबोलाइट्स दिख रहे किसी के बॉडी में तो मतलब दैट पर्सन में माइट गेट कैंसर इन द फ्यूचर, तो अर्ली मार्कर की तरह काम करता है, ठीक है। फिर है फूट एंड माउथ डिजीज। तो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम काम कर रहा है टू इराडिकेट फूट एंड माउथ डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन एंड सर्विलेंस। ये फूट एंड माउथ डिजीज जो है ना हमारे गाय भैंसों यानी कि लाइफ स्टॉक में होता है, ये क्या करता है उनकी मीट क्वालिटी खत्म कर देता है, और ये ह्यूमंस में भी हो सकता है। ये फूड और माउथ डिजीज जो है उसके लिए 100% सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगी फॉर वैक्सीनेशन, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियर मिशन, ये तो आप खुद से रीड कर लेना कि हम न्यूक्लियर मिशन पे काम कर रहे हैं, कितना % अलोकेट हुआ है। नेक्स्ट वी हैव मेडिसिन्स पेटेंट पूल। ओके तो वॉलंटरी लाइसेंस जो है वो अलाउ करता है जेनरिक मैन्युफैक्चरर को कि वो प्रोड्यूस कर सके ड्रग एट अ लोअर प्राइस इन LMICs, ठीक है। तो ये चीज आप
नॉट दैट इम्पोर्टेंट आई गेस, आप लोग खुद से पढ़ लेना। मार्बर्ग वायरस डिजीज, तो इस पर भी हमने पहले भी बात की है, बट WHO ने रिपोर्ट किया कि कुछ मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक देखी गई है तंजानिया में, जिसमें 8 लोग मर गए हैं। मार्बर्ग वायरस है क्या? इट्स सिमिलर टू इबोला लाइक वायरस। इसमें फीवर, हेडेक और ब्लीडिंग होती है, और इसकी भी फेटलिटी रेट बहुत हाई है, 89% फेटलिटी रेट है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है? इट ऑल्सो गेट्स ट्रांसमिटेड लाइक बॉडीली फ्लूइड, ठीक है। और ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में किस वजह से होता है? तो फ्रूट बैट की वजह से। इन्फेक्टेड फ्रूट बैट के कॉन्टैक्ट में आओगे तो यू माइट गेट मार्बर्ग डिजीज, मार्बर्ग वायरस डिजीज इन अफ्रीका, दैट इज तंजानिया। ये आइडेंटिफाई हुआ था 1967 में, और ये सब सहारन रीजन में स्पोराडिकली आउटब्रेक होता ही आ रहा है इसका। स्टील स्लैग, तो देखो स्टील स्लैग से हम लोग रिवर सैंड को रिप्लेस कर सकते हैं, और हम लोग जो है उसको नेचुरल एग्रीगेट्स को भी यूज कर सकते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन एलिमेंट। तो बेसिकली स्टील जब कहीं पे प्रोड्यूस होता है ना, तो उसका बाई प्रोडक्ट जो निकलता है उसको हम लोग स्टील स्लैग बोलते हैं। तो क्या हम इस बाई प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, हम इससे रिवर सैंड बना सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जिप्सम, जिप्सम तो आप सबको पता है, जिप्सम नेचुरल तो अलग है। उसके अलावा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का से भी उससे जो सल्फर रिमूव होता है, ये होता क्या है? एफजीडी रिमूव करता है सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ फॉसिल फ्यूल प्लांट। इसको हम लोग निकाल कर अगर इसको हम लोग नेचुरल जिप्सम का ऑल्टरनेटिव की तरह एफजीडी जिप्सम बना दे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, है ना, क्योंकि इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव होगा। उसके अलावा जो आपका एल्यूमिना एक्सट्रैक्शन होता है, जिससे एल्यूमिनियम बनता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं बायर्स प्रोसेस। इस बायर्स प्रोसेस से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है कोई बंदा, तो यहाँ पे भी एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं रेड मड। रेड मड के अंदर आयरन ऑक्साइड और बाकी यूजफुल मिनरल्स होते हैं। इसको यूज करने की बात की जा रही है, एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है एज एन कॉस्ट इफेक्टिव आयरन एडिटिव, कि हम लोग आयरन एडिटिव की तरह इसको यूज कर लें। देन वी हैव स्टोन स्लरी। वैसे ही कटिंग और पॉलिशिंग, जब स्टोन्स को जो कटिंग और पॉलिशिंग करती है ना जो इंडस्ट्री, उनका एक बाय प्रोडक्ट होता है स्टोन स्लरी। तो आप देख सकते हो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, वी आर ट्राइंग टू यूज ऑल द बाय प्रोडक्ट जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के होते हैं, और उसको भी यूज किया जा सके ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो, बाद में वो पोल्यूटेंट की तरह ना बाहर निकल के आ जाए। तो टाइल और सीमेंट प्रोडक्शन में यूज करने की बात की जा रही है। वैसे ही आपको बता दूं, इंडिया में वेस्ट वाटर कलेक्शन रेट बहुत अच्छा है, वेस्ट पेपर कलेक्शन रेट बहुत अच्छा है। हम लोग के इधर 45% जो पेपर वेस्ट होता है ना, वो बाद में जो है वो रीयूज हो जाता है। वेरी गुड फॉर अस। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, वेरी सक्सेसफुल। H5N1 दैट इज बर्ड फ्लू, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इसके ह्यूमन केसेस देखे गए पहली बार यूके में। गुलियन बारे सिंड्रोम पे भी हमने डिस्कस करा हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। स्टबल बर्निंग ऑल्सो वी हैव रेड अबाउट इट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। यूनेस्को के एनालिसिस ने शो किया है कि नियरली 20% जो स्पीसीज है ना वर्ल्ड हेरिटेज मरीन साइट्स पर, उनको थर्मल लिमिट्स फेस करना पड़ा है। व्हाट इज थर्मल लिमिट? मतलब कि इनकी भी हीट का एक लिमिट होता है कि ये इतनी हीट बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे हम परेशान होते हैं तो वी हैव AC बट दे डोंट हैव दैट, तो इसी वजह से उनकी डेथ हो रही है एंड दे आर अफेक्टेड नियरली 20%। मोस्ट अफेक्टेड स्पीसीज विल बी डॉल्फिन, मैनाटी, शार्क एंड रेज। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन इस बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, जिसमें 20,000 करोड़ एलोकेट हुआ है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, वी आर ट्राइंग टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 2047। करंट कैपेसिटी क्या है? तो इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 8180 मेगावाट। ओके, तो ये जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, टारगेट क्या है? वी हैव टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 2047। तो पहले तो ये ईयर ध्यान में रख लो कि 2047। करंट कैपेसिटी भी हमें पता रखनी है बिकॉज इट वाज मेंशन इन आवर बजट, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज 8180 मेगावाट। देन वी हैव प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, अमेंडमेंट टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट। तो सोचो, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में, तो वी नीड कि हमें कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो वो 2 एक्ट जिसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी दैट इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डबल स्टार किया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो कौन सी डिजीज होती है? वो डिजीज होती है जो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन। तो इसको लेकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इंटेंसिफाइड स्पेशल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग ड्राइव स्टार्ट किया है, जिसमें हम 100% स्क्रीनिंग करेंगे उन इंडिविजुअल की जिनकी उम्र 30 एंड अबव हो गई है।
क्योंकि जो 30 एंड अबव एज के लोग हैं ना, उनमें कैंसर्स का भी खतरा होता है, चाहे ओरल हो, ब्रेस्ट हो, सर्वाइकल हो। तो अगर उनकी स्क्रीनिंग करेंगे तो ही तो पता चलेगा व्हाट इफ समबडी इज प्रोन टू कैंसर, तो पहले ही हम लोग उनको बचा पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की मदद से। क्या है ये? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी होंगी, ठीक है। ये जो है ना लॉन्च हुआ था, ये जो ये हमारा एनपी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर हमारा जो ये इनिशिएटिव है, ये 2010 में लॉन्च हुआ था अंडर नेशनल हेल्थ मिशन टू कम्बैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये होती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल: कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एंड इवन कैंसर्स। Then we have European Union. European Union AI Act becomes applicable. तो European Union AI Act जो है वो इन्फोर्स हो चुका है, जो AI की लिटरेसी और रिस्क प्रैक्टिसेस को बैन करेगा, ठीक है। AI को लेकर लिटरेसी देगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी AI का बहुत ही रैम्पेंट यूज हो रहा है, तो वी नीड टू बी एबल टू मेक अ लेजिस्लेशन अपॉन इट। तो ये पहला ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन ने लिया है। इससे अलावा किसी भी कंट्री ने ये चीज नहीं की थी, सो इट बिकम्स वेरी प्रेजवर्दी। ओके, अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि रिस्क बेस्ड रेगुलेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस भी बैन की जाएंगी जो एथिक्स को हार्म कर रहा है हमारे। उसके अलावा हमारे इस बजट में अनाउंसमेंट हुआ है सेकेंड नेशनल जीन बैंक का, यानी इसका मतलब है कि हमने पहले भी एक जीन बैंक बना रखी है। जीन बैंक होते क्या है? ये रिपोजिटरी होते हैं जर्म प्लाज्म के, जो प्लांट के जेनेटिक रिसोर्स को प्रोटेक्ट करता है। पहला जीन बैंक 1996 में बनाया गया था, उसके बाद ये देखो 2025 में प्रपोज होता है। इसके 12 रीजनल स्टेशन हैं जहाँ पे कलेक्शन और स्टोरेज होगी इन जीन्स की। देन वी हैव 100th लॉन्च ऑफ इसरो। तो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया NVS-02 सैटेलाइट, जो कि नाविक कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। आपको पता है ना 7 सैटेलाइट्स हैं 3 और 4 के पार्ट में। कवरेज होगी अप टू 1500 किलोमीटर एंड बियॉन्ड। याद रखना, यही स्टेटमेंट को चेंज किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट 1500 की जगह 5000 लिख दे, तो आपको पता चले इंडिया पे तो कवर करेगा ही नाविक, 15 के 100 किलोमीटर बियॉन्ड बाउंड्री भी कवर करेगा। देन वी हैव फर्स्ट डिटेल मैपिंग ऑफ मून साउथ पोल। तो इसरो के चंद्रयान की वजह से फर्स्ट टाइम हमें डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप मिली है मून के साउथ पोल की, बिकॉज वी वर सक्सेसफुल देयर, ठीक है। लूनर एज एस्टिमेट होता है एट 33.7 बिलियन ईयर्स। उसके बाद नासा लॉन्चेस सैटेलाइट टू डिटेक्ट वाटर ऑन द मून। तो नासा ने लूनर ट्रेल बेजर ऑर्बिटल भेजी। अब ये क्या करेगा? ये ऑर्बिटर डिटेक्ट करेगा कि मून कहाँ पे है, वाटर को मैप करेगा। तो किसने किया है? नासा ने। बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन रेड कलर ऑन मार्स। पहले क्या माना जाता था ना कि मार्स का रेड कलर हेमाहाइड्राइट की वजह से, जो कि एनहाइड्रस है, बिना पानी के बन जाता है। बट अभी रिसेंट स्टडी ने क्या देखा है कि मार्स का रेड कलर इज फ्रॉम फेरीहाइड्राइट, और फेरीहाइड्राइट को पानी की जरूरत होती है तभी वो रेड कलर दे पाता है। तो ये सजेस्ट क्या कर रहा है कि समवेयर अराउंड इन द पास्ट कि मार्स कोल्ड रहा होगा, ठीक है। मार्च में वेट पीरियड रही होगी, ठंड, कहीं ना कहीं पानी रहा होगा, तभी तो एक्वस सिचुएशन रही होगी, तभी तो बन पाया आपका हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट वी हैव लोअर सोडियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। शतावरी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसमें हेल्थ बेनिफिट्स बताई जाएगी शतावरी की। तो शतावरी इज समथिंग दैट इज इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट मान सकते हो। शतावरी किस चीज में हेल्प करती है? पहली चीज तो शतावरी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तीनों जगह ग्रो करती है। ये वाइटलिटी और लॉन्जेविटी बढ़ाती है। क्या मेडिसिनल यूज है शतावरी का? तो ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करती है, हार्मोनल बैलेंस और इम्यूनिटी भी बढ़ाती है विमेन में। सॉरी। अब हम देखेंगे भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम। तो भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम लॉन्च किया गया फॉर व्हाट? आप सोचोगे ट्रायम्फ प्रोग्राम किस चीज के लिए हो सकता है? डिजिटल गेमिंग को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और इंडिया का जो गेमिंग टैलेंट है उसको इंटरनेशनली शोकेस करने के लिए। बहुत बेस्ट गेमर्स है हमारे इंडिया में, बट दे नीड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड IEIC। तो यह ध्यान रखना, गेमिंग में माइटी वाइटी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। ये देखिए कितना सुंदर है ये। देन वी हैव हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो देखो मोस्पी ने इसको रिलीज किया। ये क्या देखेगा? नाम से पता चला एक्सपेंडिचर सर्वे, हम लोग कितना पैसा कितना यूज करते हैं कंजम्पशन पे, खाने में कौन यूज करता है। तो अभी इस वाले इंडेक्स में क्या पता चला कि जो रूरल और अर्बन डिवाइड है वो कम हो रहा है। मतलब अर्बन में जितने लोग कंज्यूम करते थे फूड प्रोडक्ट, अब रूरल में भी उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है।
डिवाइड कम हो रहा है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो देखो, इसको एनएसओ रिलीज कर रहा है मॉस्पी के अंदर, जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई, जिसके वजह से हम लोग इन्फ्लेशन वगैरह चेक करते हैं, उसके लिए डेटा कहाँ से आता है? इसी सर्वे की मदद से डेटा आता है। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग और पॉवर्टी मेजरमेंट और डेटा देने में मदद करता है सीपीआई को। इसका टाइम होता है अगस्त से जुलाई के बीच में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो भारत टेक्स 2025 जो इंडिया की लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, वो अभी लॉन्च हुई है। और इससे यहाँ पे आप पढ़ लेना, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस ये याद रखो कि इंडिया 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, ठीक है, एंड बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट। बायो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। देन इन विट्रो गेमेटोजेनेसिस, इट्स इम्पोर्टेंट। देखो अभी क्या है ना कि कुछ केसेस में क्या होता है कि एग कहीं किसी डोनर से ले लिया, स्पर्म कहीं से ले लिया, बट कुछ केसेस में एग्स और स्पर्म ही नहीं कैपेबल होता है किसी किसी पेरेंट के अंदर, कि उनके ना फीमेल का एग वायबल है ना मेल का स्पर्म वायबल है। उस कंडीशन में इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस बिकम्स लाइफ बून। कैसे? ये इसमें क्या होगा ना, स्टेम सेल की मदद से एग्स और स्पर्म को बना लिया जाएगा और इस एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियो क्रिएट किया जाएगा। तो इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस में हम गैमीट्स बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पर्म सेल, स्टेम सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सक्सेसफुल यूज माइस में किया गया इन जापान, और ह्यूमन ट्रायल्स जो है वो यूके में किए जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव एस्टेरॉयड 2024 यात्रा YR4। एस्टेरॉयड 2024 YR4 जो है उसमें 1% चांस नासा का कहना है कि वो इम्पैक्ट कर सकता है हमारे अर्थ को। सो दीज आर समथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट एस्टेरॉयड्स। उसमें ट्रोजन ध्यान रख लो, ट्रोजन्स आर एस्टेरॉयड जो शेयर करते हैं एन ऑर्बिट विद अ लार्जर प्लैनेट, मतलब लार्जर प्लैनेट जिसमें ऑर्बिट कर रहा है वहीं पे ये भी ऑर्बिट कर रहे होंगे। दीज आर नोन एज ट्रोजन्स। अब हिस्ट्री में कुछ कुछ चीजें हैं, तो देखो अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे इस बजट में ना ज्ञान भारतम मिशन को अडॉप्ट किया गया है। तो जस्ट बिकॉज इट्स इन बजट इट्स इंपॉर्टेंट। पहले तो कौन से मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। इसमें हम क्या करेंगे ना, हमारे जो इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको कंजर्व करेंगे फॉर सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन। नेशनल इनिशिएटिव मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है? तो ये हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम्स में रखी होती है, तो उन्हीं को हम इंश्योर करेंगे कि ये एक्सेसिबल हो स्कॉलर्स को और पब्लिक को, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट को सर्वे किया जाएगा अक्रॉस इंडिया, कंजर्वेशन की जाएगी थ्रू एडवांस टेक्निक, और उसके अलावा हम लोग एस्टैब्लिश भी करेंगे एक बॉडी जो इसको मैनेज करेगा। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, बजट में था। नेक्स्ट वी हैव, अभी हमारे पीएम जी ने फ्रेंच के प्रेसिडेंट को, फ्रांस के प्रेसिडेंट को, जो उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, उनको गिफ्ट किया क्या? तो डोकरा आर्ट वर्क। तो अब जानो ये डोकरा आर्ट वर्क क्या होता है। तो ये हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये सारे स्टेट्स में पाया जाता है। इसमें बड़ी यूनिक फीचर है। इसमें क्या किया जाता है? मेटल को हैंड क्राफ्ट किया जाता है ब्रास और कॉपर के अलॉय पे, और बहुत ही खूबसूरत एलिफेंट, हॉर्सेज और डेटीज बनाई जाती हैं इस पे। और साउथ इंडिया में और सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया दोनों में आप देख सकते हो बहुत बड़ा रेंज है इस डोकरा आर्ट का। तो डोकरा आर्ट सॉलिड कास्टिंग होती है साउथ इंडिया में और हॉलो कास्टिंग होती है सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 2 टाइप्स हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से डेट बैक कर सकते हो आप इसकी हिस्ट्री को। तो देखो कितना ब्यूटीफुल है। इसके अलावा जो हमारे तेलंगाना का आदिलाबाद डोकरा है ना, उसको भी जीआई मिला हुआ है। फिर शिवाजी का फोर्ट, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से स्टेटस के हिसाब से 12 फोर्ट जो है वो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस चाहते हैं। ये कौन से 12 फोर्ट्स हैं? तो ये है रायगढ़, पन्हारा, शिवनेरी, लोहगढ़, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी और जिंजी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस हाइदरी माउंटेन्स के आसपास आपको मिलेंगे और कोंकण कोस्ट में मिलेंगे। बहुत खूबसूरत फोर्ट्स हैं और इनको यूनेस्को हेरिटेज साइट चाह रहे हैं कि इनको मिल जाए। फिर है झुमोर बंदनी। झुमोर बंदनी जो है वो एक लार्जेस्ट एवर इवेंट है जो गुवाहाटी में होता है। तो वन शुड नो कि कौन सी जगह होता है ये ना। 200th एनिवर्सरी असम की टी इंडस्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये झुमर बंदनी कौन परफॉर्म करते हैं? तो असम की टी गार्डन कम्युनिटी परफॉर्म करती है। ये माइग्रेशन, लेबर स्ट्रगल और रेजिलियंस दिखाता है। यहाँ पे विमेन रेड और व्हाइट कलर की साड़ीज पहनती है और मेन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। इसके लिरिक्स में नागपुरी, कोरथा, कुरमली और असमीज इंक्लूडेड है, लैंग्वेजेस की बात करें। फिर बारी आती है फोर्ट विलियम की। फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता में है। इसका नाम चेंज होकर अब विजय दुर्ग रख दिया गया क्योंकि हम चाह रहे हैं हम अपनी कॉलोनियल लेगेसी को शेड करना। ये कहाँ है फोर्ट विलियम? तो
ये आपके हुगली नदी के पास है। ओरिजिनली इसको किंग विलियम III ऑफ इंग्लैंड के नाम पर रखा गया था। फिर है तमिल सिविलाइजेशन। तो अभी रिसेंटली रेडियो कार्बोमेट्रिक डेटिंग से क्या कंफर्म हुआ कि तमिलनाडु में 4th सेंचुरी के टाइम से ही ये लोग आयरन को यूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ रीजन है, जैसे शिवगलाई, यहाँ पे आयरन टूल्स मिले। किलाड़ी एक अर्बन सेटलमेंट है, वहां पे मिला। फिर अदिनचनल्लूर जो है वहां पे बेरियल साइट्स मिले जिसमें गोल्डन डायडेम्स थे। वैसे ही कोदुमनल जो है वो भी एक इंडस्ट्रियल हब है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में आयरन यूज स्टार्ट हो गया था। कल्याणी चालुक्य। तो 900 साल पुराना कन्नड़ इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कल्याणी चालुक्य एरा, उसको डिस्कवर किया गया फ्रॉम तेलंगाना। ये डायनेस्टी कौन सी थी? तो वेस्टर्न डेक्कन डायनेस्टी रूल करती थी कल्याणी चालुक्य के टाइम में। इनका कैपिटल कल्याणी बिदार में था। इनके फाउंडर का नाम है तेलप्पा। वैसे ही रत्नागिरी बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट। तो अभी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा के, वहां पे 1500 साल पुराना एक रेलिक मिला है जिसमें बुद्धा का हेड मिला है। ठीक है, बहुत सुंदर बुद्धा हेड डिस्कवर हुआ है। तो बुद्धा हेड डिस्कवर होने से क्या पता चल रहा है कि जो हमारा उड़ीसा है वहां पे एक डायमंड ट्राइंगल है जो बुद्धिस्ट हेरिटेज को बताता है। नेक्स्ट वी हैव बैटल ऑफ करनाल। तो बस याद रखो कि बैटल ऑफ करनाल किसके बीच में होता? मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। और नादिर शाह ने इन्वेड किया था फ्रॉम पर्शिया औरंगजेब के डेथ के जस्ट बाद। और नादिर शाह क्यों इंपॉर्टेंट है ये बैटल? क्योंकि नादिर शाह ने 3 घंटे में मुगल्स को हरा दिया, कैप्चर कर लिया मोहम्मद शाह को, दिल्ली लूट लिया और पीकॉक थ्रोन लेके चला गया और कोहिनूर डायमंड लेके चला गया अपने साथ। सोचो। फिर है टी हॉर्स रोड। टी हॉर्स रोड क्या है? तो ये प्रमोट करता है चाइना और इंडिया के बीच का टी ट्रेड। इसी से टी ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो इमेज। फिर मैं पद्म अवार्ड्स, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पद्म अवार्ड्स, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। बट या साहित्य अकेडमी देखेंगे हम। इस बार जो है चमन अरोरा को साहित्य अकेडमी मिली है। कौन से लैंग्वेज की बुक के लिए? तो उनकी डोगरी लैंग्वेज की बुक एक होर अश्वत्थामा। ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये 1954 में लॉन्च हुआ है, सेम ईयर जिसमें हमारे पद्म अवार्ड्स लॉन्च हुए थे। ये साहित्य अकेडमी देती है इस अवार्ड को। ये साहित्य अकेडमी क्या है? तो एक ऑटोनोमस बॉडी है। किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। ये इनका अवार्ड का क्राइटेरिया क्या है? किस बुक को मिल सकता है? तो अगर आपने किसी इंडियन लैंग्वेज की बुक लिखी है जो कि 8 शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज है, उसके अलावा या इंग्लिश या राजस्थानी में भी बुक लिखी हुई है, तो आपको मिल जाएगा साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसमें आपको 1 लाख रुपया मिलता है कैश प्राइज और एक कॉपर का प्लाक मिलता है जो कि इनग्रेव्ड होता है। देख रहे हो ये कितना ब्यूटीफुल है, ये वो कॉपर प्लाक, साहित्य लिखा हुआ है ना। उसके अलावा भारतीय भूषण पुस्तक स्कीम, ये एक न्यू स्कीम है, भारतीय भूषण पुस्तक स्कीम। ये हमारे बजट में अनाउंस हुआ। इसके अंदर डिजिटल टेक्स्ट बुक दिया जाएगा इंडियन लैंग्वेजेस में स्कूल्स को, ताकि हायर एजुकेशन हो सके और सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ऑफ कोर्स ये किसको सपोर्ट करेगा? एनईपी को ही करेगा। ये कॉम्प्लीमेंट करेगा अश्मिता को। अश्मिता क्या है? ये भारतीय पुस्तक स्कीम, अश्मिता जो है वो एक इनिशिएटिव था जो 22,000 बुक्स को हमारे 22 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करेगा आने वाले 5 सालों में। तो इम्पोर्टेंट है। हमारे दयानंद सरस्वती जी की बर्थ एनिवर्सरी 201st एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। इन्होंने यही हैं जिन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ये आइडियल वर्शिप और सुपरस्टिशन को रिजेक्ट करते थे। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज स्टडी। तो अभी एक रीसेंट थ्योरी ने क्या बोला ना कि जो हमारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थ्योरी, पहले मानते थे कि यमनिया थ्योरी मानते थे कि इससे आया है ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, पर अब इनका कहना है कि एक कॉकेशस लोअर वोल्गा के लोग थे, उन्हीं की वजह से ओरिजिनेट हुई है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। नेक्स्ट, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है, बहुत इजी है इसको मिनिस्ट्री को याद रखना। बट ये करता क्या है? तो हम क्या करेंगे? वील ट्राई टू क्रिएट अ कल्चरल मैप ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंटिंग बोथ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स दोनों को डॉक्यूमेंट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव सब ज्योग्राफी के न्यूज, जैसे कि शैलो डेथ अर्थक्वेक। तो अभी रिसेंटली दिल्ली एनसीआर में 4.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, लेकिन इसके वजह से ना बहुत ज्यादा देखा गया, वो जो शेकिंग थी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जबकि सिर्फ 4 मैग्नीट्यूड का है, बिकॉज इसका डेप्थ बहुत शैलो था, सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे ही था इसका एपिसेंटर। और जब बहुत शैलो अर्थक्वेक होती है ना तो उसमें ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। क्यों दिल्ली में ये आता है अर्थक्वेक इतना ज्यादा? बिकॉज दिल्ली ना हमारे इंडिया में 4 सेस्मिक जोन्स हैं। ठीक है, इंडिया को डिवाइड किया गया, इनमें से जो सेस्मिक जोन 4 है उसमें दिल्ली पाया जाता है। इसके अलावा हमारे 2, 3, 4 और 5 ये 4 सेस्मिक जोन्स है जिसमें हमारा इंडिया डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं
अलग अलग सेस्मिक जोन। अब क्योंकि दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो याद रखेंगे आप लोग जो हमारा ये शैलो अर्थक्वेक होता है, शैलो डेप्थ, वो बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। अब हम बात करेंगे अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ की। तो शिफ्ट देखा गया है हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में, देखा गया कि साइबेरिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है। बट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो हमारे जोग्राफिकल नॉर्थ से अलग होता है। जोग्राफिकली जो नॉर्थ लोकेशन है और जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसमें डिफरेंस होता है। अर्थ का मैग्नेटिक लाइन कन्वर्ज करता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस एक साथ आके कन्वर्ज करेंगे। वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल जो है वो अपडेट होता है हर 5 साल पे, ठीक है, और ये चेक किया जाता है कि हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये वर्ल्ड मैग्नेटिक मैप बिकम्स इम्पोर्टेंट 1831 से, जब से डिस्कवर हुआ हमारे मैग्नेटिक पोल, तब से देखा जा रहा है कि इट्स ग्रेजुअली मूविंग ओनली। वन नेशन वन टाइम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग ड्राफ्ट लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2025 के अंदर, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इंडिया के सारे टाइम स्टैंडर्डाइज हो जाए। इसके लिए हम लोग नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल को यूज करेंगे और टाइम सिंक्रोनाइज करेंगे जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज है उनमें, ठीक है। और इसको अल्टरनेटिव टाइम स्केल जैसे कि GMT, ये परमिट होगा इन सर्टेन केसेस पर, कोशिश करेंगे कि हमारा अपना एक स्टैंडर्ड टाइम हो। अभी रिसेंटली माउंट फेंटेनल जो कि इथोपिया में, वहाँ वो क्या होता है ना, माउंट फेंटेनल के अंदर से मैसिव मीथेन प्लूम्स निकलते हैं, क्योंकि ये वोल्केनिक मीथेन इमिशंस है। ये क्या है माउंट फेंटेनल? तो एक स्ट्रैटोवोल्केनो लार्ज वोल्केनोज होते हैं और बहुत ही स्टीप वोल्केनो होते हैं, बहुत बड़े साइज के होते हैं। अब मीथेन प्लूम निकलने से इशू क्या है? मीथेन जो होता है ना, वो 80 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड 20 साल लेता है और ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटोवोल्केनो है, जैसे कि फ्यूजी, माउंट वेसुवियस और माउंट एटना। वैसे माउंट डुकोनो इंडोनेशिया में है, ये भी अभी इरप्ट हुआ। माउंट डुकोनो इंडोनेशिया, अभी आपको पता ही होगा इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, तो यहाँ बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं। अब इसके अलावा कौन से एक्टिव वोल्केनोज हैं हमारे इंडोनेशिया में? तो रुआंग, मेरापी और लियोतावी लाकी, वेरी इंपॉर्टेंट। कैस्पियन सी का तो पहले आपको पता होना चाहिए बॉर्डर क्या है। कजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये देखो ये है। पहली चीज जानो, इसका नाम है कैस्पियन सी, बट इट्स नॉट अ सी, रादर इट्स अ लेक। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनक्लोज वाटर बॉडी है, इट्स नॉट अ सी, इट्स अ लेक, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, वाटर लेवल्स इसके कम हो रहे हैं, तो इट्स एनवायरमेंटलिस्ट बहुत परेशान है इस चीज को लेकर। वाई? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट वी हैव मणिकरण। मणिकरण जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में है। ये जो है आपके पार्वती वैली, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। इसको हिंदूज और सिख्स दोनों बहुत ही प्योर मानते हैं, पिलग्रिमेज साइट है। हिंदूज बिलीव करते हैं कि मनु ने यहाँ पे ह्यूमन लाइफ बनाई थी, और जो सिख्स हैं वो बिलीव करते हैं कि गुरु नानक जी अपने 3rd उदासी में यहाँ पे आए थे। तो ये सिख्स के लिए सेग्रेट हो जाता है। यहाँ से पार्वती नदी बहती है, ठीक है, और ये जो है मानतलाई ग्लेशियर से निकलती है पार्वती नदी, और ये पार्वती नदी ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव मेजर मिनरल। हाँ, यही मैं कह रही थी कि कुछ मेजर मिनरल्स को, जैसे कि बैरियाट, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज को मेजर मिनरल में चेंज कर दिया गया फ्रॉम माइनर मिनरल। तो कौन रेगुलेट करता है ये मेजर मिनरल्स को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है मेजर मिनरल्स को, माइनर स्टेट के पास पावर है। तो मेजर मिनरल्स जो होते हैं वो रेगुलेट होते हैं अंडर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट, जिसको MMDR एक्ट बोलते हैं, 1957। इसको रेगुलेट करने वाली एजेंसी है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, और लीज पीरियड 50 साल का होता है, और अर्निंग्स जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑक्शन के थ्रू मिलती है। बेरियाइट्स कहाँ यूज होता है? तो ऑयल ड्रिलिंग में। फेल्सपार आपके सिरेमिक्स में यूज होता है। माइका जो है आपकी इंसुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वार्ट्ज जो है सेमीकंडक्टर के लिए, इसीलिए इनको क्लासिफाई करना पड़ गया मेजर मिनरल में। पीटलैंड की कंजर्वेशन की बात चल रही है। पीटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सबसे ज्यादा कार्बन स्टोर करते हैं किसी भी इकोसिस्टम से आप कंपेयर कर लो तो अगर हम इसको बचाए के रखें टेरेस्ट्रियल पीटलैंड को, तो हमारे पास कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इजी हो जाएगा, और कार्बन जो हमारा डाइऑक्साइड इंक्रीज है वो भी हम कम कर पाएंगे। सी आइस में लॉस देखा गया। अभी देखो सी आइस क्या होता है, एक आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले रीजन में पाया जाता है। अब आर्कटिक अंटार्कटिक क्या है? लैंड है, ये लैंड फ्रोजन है। अंटार्कटिक तो मोस्टली लैंड ही है जो फ्रोजन है। उसके आसपास जो आपका पानी है वो भी तो फ्रोजन होता है, दैट इज अ सी ओनली। तो सी तो नमकीन होगा, तो जब सी में आइस बन जाए तो उसको हम लोग सी आइस बोलते हैं। जस्ट बिकॉज इट्स सॉल्टी, तो ये बहुत पोरस होता है क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट ट्रैप्ड होते हैं, जबकि आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर सोर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंस देखो, ये फ्रेश वाटर सोर्स होता है और ये लैंड के ऊपर बनते हैं।
अभी क्या देखा जा रहा है, सी आइस कम हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो हिमालयन जो है ना उनमें अब ग्लेशियर्स रिट्रीट होने लगेंगे, ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स चेंज हो जाएंगी। मरीन हीट वेव्स अब हम कई बार पढ़ चुके हैं, इनका क्या इम्पैक्ट है। इनलैंड वाटरवे, तो हमारे पीएम ने अभी रिसेंटली जोगी घोपा जो है वहां पे इनलैंड वाटरवे टर्मिनल को इनॉग्रेट किया। इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब गुड्स और लोगों का मूवमेंट हो इनलैंड वाटर बॉडीज की मदद से। अब इनलैंड वाटर बॉडीज क्या होती है, रिवर, कनाल और लेक। सी वगैरह तो बाहर की साइड हो गया, तो इसको लेकर क्या कोई फ्रेमवर्क है? हाँ है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट और नेशनल वाटरवे एक्ट 2016, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नियो तेथिस ओशियन प्लेट एंड टेक्टोनिक मूवमेंट। तो एक नियो तेथिस ओशियनिक प्लेट है जो कि जैग्रोस माउंटेन के नीचे है। क्या देखा जा रहा है, इट्स ब्रेकिंग अपार्ट, टूट रही है। इस वजह से वहां की रीजनल ज्योग्राफी तो इम्पैक्ट हो ही रही है और अर्थक्वेक्स भी आ रहे हैं। नियो तेथिस प्लेट क्या है, तो ये एक एंशियंट ओशनिक प्लेट है जो कि जब पैंजिया टूट रहा था, आपको बता दूं पहले हमारा अर्थ ना एक पूरे बड़े से इसके पार्ट में था, सिंगल सॉलिड लैंड मास था हमारे ये प्लेट्स का, जिसको हम लोग बोलते थे पैंजिया। ये पैंजिया बाद में टूट गया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आज जो आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं टूट कर बने हैं। तो पैंजिया जब टूट रहा था ना, तब उसके अंदर ये बना था एंशिएंट ओशनिक प्लेट। ये प्लेट मूवमेंट जो है ना, ये कोलिजन होती है, अरेबियन यूरेशियन प्लेट में कोलिजन हुआ और उसी से माउंटेन्स बने, हिमालय और जैग्रोस माउंटेन। अब ये जैग्रोस माउंटेन के नीचे ये टूट रहा है तो अर्थक्वेक्स आ सकती हैं। सैंटा एना विंड्स, ठीक है, तो इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर्स इन्हीं की वजह से फ्यूल हुए थे। सैंटा एना विंड्स हॉट, ड्राई और फास्ट मूविंग विंड्स है। आई डू रिमेम्बर कि आई हैव डिस्कस्ड इट। कोल प्रोडक्शन, तो इंडिया में आपको बता दूं इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज्यादा झारखंड से मिलती है हमें कोल। झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 26% इंडियन रिजर्व रखता है। पर झारखंड में ना कोल को लेकर लैंड एक्विजिशन इश्यूज हो जाती हैं, रॉयल्टी इश्यूज हो जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स है वहाँ पे। तो इसलिए झारखंड ने रिक्वेस्ट किया है कि कोल के जो ड्यूज है ना अराउंड 1.36 ट्रिलियन के, उसका रिक्वेस्ट किया है क्लियरेंस के लिए। ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है हमारी, वो उन्होंने डायरेक्ट किया स्टेट्स को कि वो अपने लिए कंप्लायंस मैकेनिज्म बनाए ताकि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो अच्छे से कंप्लायंस हो सके। प्रॉब्लम क्या है ना कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो भी लोग हमारे टाइगर रिजर्व्स वगैरह के पास रहते हैं ना, पॉपुलेशन, उनको राइट्स दी गई है। उसके अलावा जिन भी फॉरेस्ट के पास रहते हैं उनको राइट्स मिली हुई, इंडिजिनस कम्युनिटीज सबको राइट मिली हुई है, तो उनको इलीगली इविक्ट नहीं कर सकते। तो ये कंप्लेंट्स को देखने के लिए कंप्लेंट्स बहुत आ रही हैं कि इलीगली इनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो इसी वजह से ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बोला कि स्टेट्स को ये एफआरए एक्ट सिर्फ बनाने के लिए नहीं है, इसको कंप्लायंस भी करना पड़ेगा। डिफेंस में आप देख लो, कर्नाटका में कावेरी 2.0 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल डिसरप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि डीडीओएस अटैक हुआ। अब ये डीडीओएस अटैक क्या है? ये कुछ तरह के साइबर सिक्योरिटी अटैक्स है। डीडीओएस अटैक में क्या होता है, एक सर्वर को ओवरलोड कर दिया जाता है और इससे क्या होता है, सर्विस ही नहीं हो पाती है। तो इट्स एन अटैक, जानबूझ के सर्विस ओवरलोड होता है। वैसे ये बॉटनेट है। बॉटनेट क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जिसमें एक डिवाइस को अगर कोई बॉटनेट से इन्फेक्ट कर देगा ना, तो वो डिवाइस मैसिव रिक्वेस्ट भेज देगा टारगेट सिस्टम को, खूब सारे रिक्वेस्ट आने लगेंगे। अरे भाई रिक्वेस्ट की जरूरत ही नहीं थी बट आने लगेंगे। वैसे होता है सर्विस डिसरप्शन। सर्विस डिसरप्शन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एक लेजिटिमेट यूजर, उसको पता भी नहीं और वो सर्विस यूज करने जाएगा, उसको बहुत डिसरप्शन मिलेगा, कोई सर्विस वो ढंग से यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। और वैसे ही डाइवर्जन टैक्टिक, इसमें क्या किया जाता है, एक कवर बनाया जाता है डेटा ब्रीचेस और मैलवेयर को लेकर। पिग बुचरिंग स्कैम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। रिसेंटली जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये जो हम स्टूडेंट जैसे लोग हैं, हम लोगों को क्या करा जाता है ना, ये पिग बुचरिंग स्कैम का पार्ट बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कोई आएगा और बोलेगा कि आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लो इधर उधर, और फिर जैसे ही एक अनएम्प्लॉयड बंदा सोचेगा 5 का 5,000 का 5 लाख बनेगा, वो देगा और वो पैसे लेके भाग जाएंगे। दिस इज योर पिग बुचरिंग एक्ट। वैसे मैन पोर्टेबल डिवाइस सिस्टम, ये बेसिकली मैनपैड होता है। मैनपैड का मतलब होता है ये एक लाइट वेट होता है जो एक सोल्जर अपने ऊपर अपने कंधे पे रखकर यूज कर सकता है एरियल टारगेट्स को। मतलब अपने कंधे से आप जमीन में बैठे हुए किसी एरियल टारगेट को मार सकते हो। तो वी स्वराज सिस्टम जो है, इट्स एन इंडिजिनस मैनपैड। वैसे स्काइलर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ये इंडिया और यूएस के बीच में है, ये डील हो रखी है। Su-57 पे हम बात कर चुके हैं। मत्स्य 6000 पे भी हमने पहले बात किया। ये इंडिया का पहला मैन सबमर्सिबल है डीप ओशन मिशन के अंदर, और इसको एनआईओटी चेन्नई और समुद्रयान प्रोजेक्ट ने बनाया है। एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में हुआ है। डिफेंस फोर्सेस में स्ट्रेस और सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा दिख गई है। डीओटी और सीडीआरआई ने रेजिस्टेंस फ्रेमवर्क और रेजिलियंस फ्रेमवर्क लॉन्च करा है।
देन वी हैव मैन इन लूप एंटी शिप मिसाइल। तो डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने इसको टेस्ट किया सक्सेसफुली। इट्स अ नेवल एंटी शिप मिसाइल जो कि शॉर्ट रेंज का होगा, जिसमें मैन इन लूप कैपेबिलिटीज होती है। मैन इन लूप का क्या मतलब है, ये रियल टाइम ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउ कर सकता है, मतलब फ्लाइट के दौरान ही इन फ्लाइट रीटारगेटिंग हो सकती है। तो लाइव इमेजेस आप देख सकते हो, तो बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि इससे आप प्रिसीजन स्ट्राइक्स हो सकती हैं। डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीटर इंश्योरेंस सॉल्यूशंस भी लाने की बात की जा रही है। देखो मिसलीनियस न्यूज जो है ना, उसमें मैं बस आपको फटाफट बता देती हूँ क्या देखना है। जैसे ट्राइब्स इन न्यूज, तो फटाफट देख लो सोलीगा कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। फिर आप देख लो पर्दी कहाँ पे पाई जाती है। फिर आप इरुला देख लो। इरुला तो बहुत न्यूज में थी, ये स्नेक कैचिंग ट्राइब होती है, हर्बल मेडिसिन वगैरह को। तो आप फटाफट इसको रीड कर लेना। आई ऑलरेडी हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट थिंग्स। वैसे ही एनएसओ, कई बार हम जान चुके हैं एनएसओ क्या रिलीज करता है। नो नीड, मान लो आपको ये नहीं पढ़ना है तो यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट, आप स्टार्टिंग में भी इसको पढ़ोगे तो यू कैन स्किप इट। देन फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, ईएसआईसी को लेकर, ये भी चलेगा। देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये 1952 में फाउंड हुआ था। ये 74th फाउंडेशन डे मार्क करता है और प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज। ओके, देन अगेन यू हैव इनोवेट टू एडुकेट, ये किसके लिए है? तो हम लोग कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने का सोच रहे हैं। देन अगेन वी हैव हाइब्रिड वॉरफेयर। तो हाइब्रिड वॉरफेयर पे भी हम पहले बात कर चुके हैं, जब कन्वेंशनल टैक्टिक को अनकन्वेंशनल चीज़ों के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे कि साइबर अटैक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे भी हम बात कर चुके हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो आपको पता ही होगा एनईपी के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होता है, जिसमें 2 इंडियन लैंग्वेज पढ़नी होगी और 1 इंग्लिश। तो साउथ इंडियन स्टेट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, दे डोंट वांट टू रीड हिंदी, दे वांट टू इनकलकेट देयर 2 लैंग्वेज फॉर्मूला। दे वांट कि एक रीजनल लैंग्वेज हो, एक इंग्लिश हो। कोठारी कमीशन ने प्रपोज किया था ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देन अगेन वी हैव इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन, किसने लॉन्च किया? यूनेस्को ने। इतने से काम चल जाएगा। स्वावलंबी, ये क्या है स्वावलंबिनी? इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च स्कीम, जो कि विमेन को हेल्प करेगा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में, नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट करके। एसर प्रथम एनजीओ निकालता है। एसर के अंदर क्या होता है? सर्वे होती है 3 से 16 ईयर के बच्चों की, उनको चेक किया जाता है कि वो रीडिंग अरिथमेटिक स्किल्स में कितने अच्छे, और फिर वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है एसर, जो कि बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं whenever we are talking or formulating any new scheme based on education। फिर WHO का कन्वेंशन हुआ ऑन टोबैको कंट्रोल। तो ये फर्स्ट ऐसी ग्लोबल ट्रीटी को ये लोग, जो WHO का ये फ्रेमवर्क था ना टोबैको कंट्रोल में, इसको 20th एनिवर्सरीज हो चुकी है। फिर लिव इन रिलेशनशिप पे, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इज जस्ट समथिंग जो आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑन फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। तो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन क्या होता है? फीमेल जेनेटिलिया को वो कुछ कंट्रीज में, जैसे कि कुछ कॉन्टिनेंट्स में, अफ्रीका में, एशिया में या मिडिल ईस्ट में भी आप देख लो, तो विमेन की जेनेटिलिया को बिना किसी मेडिकल रीजन के उसको ऑल्टर करना, ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इसको कहते हैं जेनाइटल म्यूटिलेशन। उसको लेकर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन को ऑब्जर्व किया गया पूरे वर्ल्ड में। थीम था स्टेप अप द पेस। ओके, तो ये चीज थी। उसके अलावा भोपाल जो है उसने इम्प्लीमेंट कर दिया बैन ऑन बेगिंग। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो बेगिंग करते हैं ना बेगर्स, ये ट्रैफिक डिसरप्ट करते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं और कई बार ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इज देयर एनी लीगल फ्रेमवर्क? यस। कॉलोनियल टाइम्स पे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट होता था, जिसने ना क्रिमिनलाइज कर दिया था बेगरी को, मतलब इफ एनीबडी यूज्ड टू बेग तो वो क्रिमिनल होता था। इसके अलावा अभी करेंटली यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं बेगरी पे इफ दे वांट, जैसे भोपाल ने बनाया वैसे ही दे कैन बैन बेगरी इन देयर स्टेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फेब्रुअरी। आप जाके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो ना। इफ यू डोंट वांट टू प्रैक्टिस एमसीक्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स ऑलराइट। बस जो भी कर रखा है हमने, एक बार बस गो थ्रू कर लो, या फिर ये वीडियो 2x 3x पे लगा दो सोते वक्त या खाना खाते वक्त, एंड यू आर गुड टू गो। अब इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन स्टैटिक रिविजन एंड रिवाइज करंट अफेयर वंस, और स्टैटिक दो बार अगर रिविजन कर लेते हो तो मोर देन इनफ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स दिस ईयर। यू ऑल आर गोइंग टू सक्सीड। यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट इनफ and you just have to have a routine, and revision is the key to go. PYQ revision, that's it. इससे ज़्यादा तीसरी चीज़ तो होती भी नहीं है। PYQ revision and good to go. All the best, and I wish all of you will be there with me in mains preparation. साथ में mains की classes में मिलते हैं। Thank you.